दवा खाने पर ससुराल। हेलो जी, कहिए। अब बेटा मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ। ये अनमोल का नंबर है ना? हाँ जी, नंबर तो अनमोल का ही है, लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बेटा जी, पहचाना तो मैंने भी नहीं आपको। आप कौन बोल रहे हैं? अरे बड़े अजीब आदमी आप। फोन आपने मिलाया है तो आप बताएंगे ना आपको किससे बात करनी है और कहाँ से बोल रहे हैं आप। उल्टा आप मुझसे ही मेरा परिचय मांग रहे हैं। अरे आप तो नाराज हो गए बेटा जी। मैं शेर सिंह, प्रतापगढ़ वाला मामा। अरे आप अनमोल से एक बार बात तो कराओ मेरी। शेरू मामा कह के मेरी गोदी में खेलता था अनमोल। अब मेरा परिचय सुनकर आपको तसल्ली हो गई हो तो कम से कम अनमोल से बात तो करवा दो, वरना इतना ही बता दो कि मेरी बात आखिर हो किससे रही है। अब माफ कीजिएगा मामा जी, गलती हो गई। मैं अनमोल की पत्नी रिद्धि बोल रही हूँ। अनमोल अभी अपना फोन घर पर छोड़कर चले गए हैं। जैसे ही वो लौट कर आएंगे मैं उन्हें बता दूंगी कि आपका फोन आया था। क्या बात कर रहे हो बेटा जी? अनमोल ने शादी कर ली और हमें पता तक नहीं चला। अनमोल से कहना मामा जी भूले नहीं है, अपना हिसाब बराबर किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। इतना कहकर शेर सिंह गुस्से में फोन काट देता है। अरे ये कौन से मामा जी हैं जो हिसाब बराबर करने वाले? ऐसा क्या कांड किया हुआ है अनमोल ने जो मामा जी ऐसी धमकी दे रहे हैं? रिद्धि अभी अपने पति अनमोल के बारे में सोचकर अंदाजा लगा ही रही थी कि दरवाजे पर बेल बजती है। रिद्धि देखती है कि अनमोल सामने खड़ा है। अरे अनमोल, तुमने तो कभी बताया नहीं। तुम्हारे प्रतापगढ़ में कोई शेर सिंह नाम के मामा जी भी रहते हैं? मामा जी का नाम सुनकर मानो अनमोल का चेहरा डर से पीला पड़ गया। तुम्हें मामा जी के बारे में कैसे पता? उनका फोन आया था क्या? हाँ, उनका फोन आया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे। कह रहे थे तुम्हारी शादी हो गई, तुमने उन्हें शादी में बुलाया भी नहीं। क्यों भाई, ऐसी भी क्या दुश्मनी है तुम्हारे उन मामा जी के साथ कि अपनी शादी में उन्हें बुलाना तक जरूरी नहीं समझा? अरे छोड़ो ना उन्हें, एक नंबर के पियक्कड़ आदमी है वो। शादी में फुल टाइट होकर जाते हैं और फिर यहाँ वहां बवाल करते फिरते हैं। इसीलिए खानदान की किसी भी शादी में लोग उन्हें बुलाना पसंद नहीं करते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अनमोल कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम शायद भूल रहे हो कि जब भी तुम झूठ बोलने की कोशिश करते हो ना, तुम्हारी दाईं आंख फड़कने लगती है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मामा जी का नाम सुनने के बाद से ही लगातार तुम्हारी दाईं आंख बुरी तरह से फड़फड़ा रही है। अब तुम सीधा सीधा सच बताते हो या फिर तुमसे सच निकलवाने के लिए कोई और हथकंडा अपनाऊं मैं? रिद्धि यार, तुम तो एक बात के पीछे पड़ जाती हो। अब क्या मैं चोर डकैत नजर आता हूं तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें ये प्रतापगढ़ वाले मामा जी के यहाँ डकैती मैंने की है जो उनका नाम सुनकर मेरी आंख फड़केगी? लग तो मुझे यही रहा है, क्योंकि जब तुमने डकैती वाली बात कही ना, तुम्हारी आंखें फड़फड़ाना बंद हो गई। अब तुम सीधे सीधे सच बताते हो या मामा जी को बुलाऊं? अरे बताता हूं ना। देखो, ये तो तुम्हें पता ही है कि आज मेरा बर्थडे है और मेरे हर बर्थडे पर शेर सिंह मामा जी बर्थडे विश करने के लिए मुझे फोन करते हैं। और जो उन्होंने तुम्हें बताया ना कि बचपन में मैं शेरू मामा कहकर उनकी गोद में खेलता था, वो सब बिल्कुल सही है। सच में मामा जी ने बचपन से ही मुझे बहुत प्यार किया है। अपने सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यार और दुलार दिया है मामा जी ने मुझे। यार, तुम्हारी बातें ना मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही है अनमोल। अगर तुम्हें तुम्हारे मामा जी से इतना प्यार था और मामा जी ने तुम्हें बचपन से इतना लाड किया है, तो फिर ऐसी भी क्या दुश्मनी थी उनसे कि तुमने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया तक नहीं? अब क्या बताऊं तुम्हें। हाँ, ये बात सच है कि मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। अब मैं क्या करता, मजबूरी थी मेरी। मुंह छुपाए घूम रहा हूं मामा जी से आज तक। हर साल मेरे जन्मदिन पर फोन करते हैं वो और बधाई देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कभी बताया नहीं कि हमारी शादी हो गई है। अरे मामा जी के डर से ही तो माँ ने हमारी कोर्ट मैरिज करवाई, ताकि किसी रिश्तेदार को कानों कान खबर ना पड़े कि हम दोनों की शादी हो गई है। अनमोल, अभी कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? क्यों बातों को जलेबी की तरह छान रहे हो? सीधा सीधा क्यों नहीं बताते? आखिर ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? अभी रिद्धि और अनमोल बातें कर रहे थे कि इतने में एक बार फिर से अनमोल के फोन पर मामा जी का फोन बजने लगता है। अनमोल घबराकर लपक के फोन उठा लेता है। हेलो मामा जी। अरे भांजे, अच्छा हुआ कि तूने फोन उठा लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया था, किसी लड़की ने फोन उठाया और कहने लगी तेरी पत्नी बोल रही है। देख, अभी भी समय है, सच सच बता, वो लड़की तेरी पत्नी थी या नहीं? अपने मामा के बिना शादी कर ली है क्या तूने? अरे मामा जी, आपने जिस लड़की से बात की वो मेरी पत्नी ही थी। दरअसल ना अभी कुछ दिन पहले ही हमारी शादी हुई है, लेकिन हमने कोर्ट मैरिज की है। वो मेरी पत्नी रिद्धि के पापा काफी बीमार थे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो हमारी शादी होते हुए देखे। बस इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम दोनों ने जल्दबाजी में कोर्ट में शादी कर ली। आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि हमने शादी में आपको इनवाइट नहीं किया। चलो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब बहू को आशीर्वाद देने के लिए तो हमें आना ही पड़ेगा ना।
और बेटा तुझसे ये उम्मीद ना थी। शादी चाहे जिस भी परिस्थिति में हुई हो, लेकिन तुझे फोन करके बताना तो चाहिए था ना। और फिर बहुत रह लिया हमने भी अमेरिका में। अब सोच रहे इंडिया आकर अपना पुराना हिसाब किताब बराबर कर ले। इस महीने की 10 तारीख को हम अमेरिका से लौट के आ रहे हैं। और बेटा तुम्हारे साथ भी तो अपना पुराना हिसाब बाकी है, वो हिसाब भी तो देखना है। हिसाब की बात सुनकर अनमोल एकदम से सक पका जाता है। अरे मामा जी, इतनी लाखों की दौलत है आपके पास, सारी जिंदगी विदेश में रहकर डॉलर में पैसा कमाया है आपने, जाने दीजिए ना, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ जाएगा। ऐसे कैसे जाने दो, तुझे अपने सगे बेटे की तरह लाड़ और दुलार किया है मैंने। अब हिसाब करने की बारी आई है तो तू पीछे हट रहा है। अच्छा, अब मैं समझा, तेरी शादी हो गई है इसलिए अब तू मामा को भूल गया है। अरे नहीं नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अगर वाकई ऐसी बात है तो ठीक है, फिर आ रहे हैं हम 10 तारीख को अपना हिसाब किताब बराबर करने। और भाई बहुत लंबा समय बीत गया, अब हिसाब नहीं करेंगे तो और कब करेंगे। माना कि शहर के इतने बड़े डॉक्टर बन गए हो, लेकिन हमारे लिए तो भांजे ही रहोगे हमारे। जी जी मामा जी, बिल्कुल आ जाइए, आप अपना ही घर समझिए। इतना कहकर अनमोल फोन रख देता है। शेरू भैया का फोन था क्या? हाँ, मामा जी का ही फोन था। वो अमेरिका से आ गए हैं और 10 तारीख को अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा माँ, अब इस मुसीबत से कैसे निपटेंगे। अरे मुझसे क्या पूछ रहा है नालायक, जब मैंने कहा था कि पढ़ाई लिखाई कर ले तब तो तेरे सर पर बिजनेस करने का भूत सवार था। ना डॉक्टर बना, ना ढंग का कोई बिजनेस खुला, बस नाक कटा कर रख दी तूने। अरे माँ, मुझे कोसना बंद करो। फिलहाल ये सोचो कि जो मामा जी से 30 लाख रुपए लिए थे उसके लिए क्या बहाना बनाना है। मामा जी तो इस बार वाकई हिसाब किताब बराबर करने के मूड में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है अपना 30 लाख लिए बिना इस बार नहीं जाएंगे वो। अरे बेटा, 30 लाख तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं तो ये सोच सोच के घबरा रही हूँ। भैया ने तुझे वो रकम डॉक्टर बनने के लिए दी थी, याद है तुझे कैसे उनके पैरों में गिरकर तूने उनसे पैसे मांगे थे, और उन्होंने भी यही सोचकर तुझे पैसा दे दिया था कि कल को तू डॉक्टर बनेगा, दवाखाना खुलेगा तो खानदान का ही नाम रोशन होगा। लेकिन अब जब वो यहाँ आकर देखेंगे डॉक्टर तो क्या, तू एक कंपाउंडर भी नहीं बना, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। देखो माँ, मैं ना सोच सोच के पहले ही घबरा रहा हूँ। अब तुम ये सब बातें कहकर मुझे और मत डराओ। मेरे पास ना एक आइडिया है। देखो, वो सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ आने वाले हैं। 12 तारीख की सुबह ही उनकी अमेरिका वापस जाने की फ्लाइट है। 2 दिन के लिए कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि उन्हें पता ही ना चल पाए कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया हूँ। देख ले बेटा, अगर ऐसा हो सकता है तो इससे अच्छी बात कोई और दूसरी हो ही नहीं सकती, नहीं तो पूरी बिरादरी में थू थू हो जाएगी हमारी। मामा जी को अपना झूठा डॉक्टर होने का रुतबा दिखाने के लिए अनमोल अपने घर को दवाखाने में बदल लेता है। अरे अनमोल बेटा, ये क्या कर रहा है तू? पूरे घर में ये हरे हरे पर्दे क्यों टांग रहा है? अरे माँ जी, आपको पता नहीं है क्या, अपने घर को दवाखाने में बदल रहे हैं। और दवाखाने में कोई रंग बिरंगी नहीं बल्कि हरे रंग के पर्दे ही लगाए जाते हैं। कुछ तो कॉमन सेंस लगाइए। सबसे पहले अनमोल तू ऐसा कर, अपने लिए एक डॉक्टर वाला सफेद कोट सिलवा ले, उसके बाद एक बड़ा सा बोर्ड बनाकर घर के बाहर लगा देते हैं। अनमोल, एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा करो, बोर्ड पर लिखवाना शेर सिंह दवाखाना। जब मामा जी आकर हॉस्पिटल अपने नाम पर देखेंगे ना, तो तुम्हारे 30 लाख में से 15 लाख तो ऐसे ही माफ कर देंगे। अरे आइडिया तो वाकई गजब का है। तो फिर ठीक है, मैं अभी बोर्ड के लिए ऑर्डर दे देता हूँ। अरे बेटा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, घर के पर्दे बदल गए, किराए पर बेड लाकर डाल दिए, नकली अस्पताल का बोर्ड भी लग गया, लेकिन ऐसा कोई अस्पताल देखा है जिसमें कोई मरीज ही ना? अब मरीज कहाँ से पकड़ कर लाएगा तू? माँ, तुम भी कमाल करती हो। जब अस्पताल के डॉक्टर नकली है तो मरीज भी तो नकली होंगे ना। तुम ऐसा करो, काम वाली गीता को बुलाओ, उसके लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे देंगे, और क्या। गीता, देखो, बिना क्यों कब कैसे पूछे 2 दिन के लिए एक छोटा सा रोल करना है, कर पाओगी क्या? रोल? कैसा रोल? देखो भैया जी, मैं ना कोई गलत काम नहीं करने वाली। गीता गरीब जरूर है लेकिन उसूलों वाली है। अरे तो हम तुमसे कौन सा डकैती करवा रहे हैं? बस तुझे 2 दिन तक यहाँ बेड पर लेटना है और मरीज बनने का नाटक करना है। मरीज बनने का? लेकिन मुझे कौन सी बीमारी हुई जो मैं मरीज बनूं? और वैसे भी अनमोल भैया, आपके घर में कौन डॉक्टर है जो मेरा इलाज करेगा? ये चल क्या रहा है आपके यहाँ पर? अरे तुझे बोला ना, ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का, सिर्फ नोट गिन और मुंह पर ताला लगाकर चुपचाप बिस्तर पर लेटी रहे। पैसे कमाने हैं कि नहीं? अच्छा ठीक है, जैसा आप लोग कहो। बताओ मुझे क्या करना है। बन जाएगी मैं मरीज,
लेकिन एक दिन का 2,000 लेगी मैं। अच्छा ठीक है, दे देंगे। गीता से तो बात हो गई रिद्धि, तुम ऐसा करो, बर्तन करने जो रोशनी आती है ना, उससे भी बात कर लो। जैसे ये गीता तैयार हो गई है, रोशनी भी इनकार नहीं करेगी। हाँ बेटा, मरीज का तो इंतजाम हो गया, और सोच लो जिन चीजों की जरूरत है वो सब किराए पर ले आओ। किसी तरह 2 दिन भैया इस झूठ को सच मान ले, उसके बाद तो सब चांदी ही चांदी है। दोनों कामवालियों को एक दिन का 2-2 हजार देने का वादा करने के बाद अनमोल ने उन्हें मरीज बनने के लिए राजी करवा लिया था। माँ, ये गीता और रोशनी तो मरीज बन के भर्ती हो गई, लेकिन एक बात बताओ, डॉक्टर के पास तो ओपीडी में भी मरीज आते हैं ना, और जब मामा पूरा दिन यहाँ रहेंगे, एक भी मरीज इलाज कराने के लिए नहीं आएगा तो कहीं उन्हें शक ना हो जाए। अरे बेटा, तो फिर 1-2 मरीजों का और इंतजाम कर ले, जिन्हें गोली देकर वापस भेज देना। मैं भी वही सोच रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करो रिद्धि, तुम अपने भाई को बुला लो, वही पेशेंट बनकर आएंगे और मैं उन्हें दवा दे दूंगा। अरे तुम जानते हो ना अनमोल, पैसे के बिना मेरे दोनों भाई 1 इंच भी नहीं हिलने वाले। मैंने उनसे बात की थी, एक दिन का 10,000 मांग रहा है। अच्छा ठीक है भाई, जो मांग रहे दे दो। सब कुछ तय हो चुका था। 10 तारीख की सुबह ही मामा जी अनमोल के यहाँ पहुंच गए थे। दरवाजे पर ही अपने नाम का बड़ा सा बोर्ड देखकर मामा जी बड़े प्रसन्न हो गए थे। वाह भांजे वाह, तेरी तरक्की देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कौन कह सकता था तेरे जैसा गली में खाक छानने वाला लड़का एक दिन इतना बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। क्या मामा जी, आप भी ना इमोशनल हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, कुछ तो ख्याल करिए, अब मैं एक डॉक्टर हूँ। प्रणाम मामा जी। अरे बेटा, ये नर्स मुझे मामा जी कहकर मेरे पांव छूकर आशीर्वाद क्यों ले रही है? अब मामा जी, वो क्या है ना, आप ही के कारण इन सबकी रोजी रोटी चल रही है, बस इसीलिए आपको याद देखकर इमोशनल हो गई। हाँ भांजे, सही कह रहे हो। वैसे नर्स बड़ी सुंदर रखी हुई है तुमने। क्या जरूरत थी नर्स की कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ आने की? तुमसे बोला था ना अपनी सहेली मीना को नर्स का रोल दे देना। हाँ, तो मैं कौन सा तुम्हारे हॉस्पिटल में नर्स बनने के लिए मरी जा रही थी। लास्ट मोमेंट पर मना कर दिया मेरी फ्रेंड ने। वो तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं यहाँ पर नर्स बनी हुई हूँ। कहो तो जाकर कॉस्ट्यूम चेंज करके बहू बनकर आ जाओ। अरे कमाल की बात करती हो यार तुम, अब चुपचाप खड़ी रहो। मामा जी अस्पताल में अंदर आते हैं। हॉस्पिटल का जायजा लेते हुए अचानक से अनमोल और रिद्धि के बेडरूम में पहुंच जाते हैं। अरे भांजे, ये क्या, ये नर्स के साथ कमरे में फोटो लगा रखी है तुमने? ये कैसा हॉस्पिटल है भाई? अरे मामा जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो क्या है ना, यही तो रिद्धि है। वैसे ये मेरे हॉस्पिटल में नर्स है, लेकिन मैंने अपनी नर्स से ही शादी की है, बस इसलिए अपनी पत्नी के साथ तस्वीर लगा रखी है मैंने। भांजे, पूरी दुनिया में तुझे सिस्टर ही मिली थी शादी करने के लिए, अब अपनी पत्नी को सारी उम्र सिस्टर सिस्टर कहना पड़ेगा। छोड़िए ना मामा जी, आइए, आपको मैं अपने पेशेंट से मिलवाता हूँ। देखिए, ये है गीता कुमारी। इनके पैरों में लकवा मार गया है, पिछले 6 महीने से चल फिर नहीं पा रही है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। अरे मेम साहब, जल्दी लेकर जाओ ना इस बूढ़ो को यहाँ से। मेरे पैर में ना बहुत जोर से मधुमक्खी काट रही है, और मैं चाहकर भी अपना पैर नहीं ला सकती। मैं बता रही हूँ, अब 2,000 नहीं 3,000 लूंगी मैं। हाय, ये जान निकल रही है मेरी। अब अरे चल ठीक है ना, मामा जी सामने खड़े हैं, पैसों का हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, कहीं बाकी थोड़ी ना जा रहे हैं। गीता से मिलने के बाद अनमोल मामा जी को लेकर अपनी दूसरी पेशेंट यानी कि काम वाली रोशनी के पास पहुंचता है। डॉक्टर साहब, कल जो आपने इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद कई सालों के बाद मैं चैन से सोई हूँ। आप महान हो, आप महान हो, आप महान हो। मामा जी, इस पेशेंट को ना नींद ना आने की बीमारी है, कई साल बाद कल ये पूरी रात आराम से सोई है तो थोड़ी इमोशनल हो गई है। रात तो हो ही गई है सिस्टर रिद्धि, ऐसा करो, इंजेक्शन लेकर आओ और मेरे सामने ही लगा दो इस पेशेंट को। मैं अपनी आंखों से ये नेक काम होते हुए देखना चाहता हूँ। अरे छोड़िए ना मामा जी, मैं बाद में विजिट पर आऊंगा तब लगा दूंगा। नहीं 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 भांजे, लगाओ, मेरी आंखें तरस रही है अपने भांजे को इलाज करता हुआ देखने के लिए। मामा जी की बात सुनकर अनमोल कांपते हुए हाथों से रोशनी को इंजेक्शन लगा देता है। आए, मर गई। मेम साहब, ये इंजेक्शन बहुत भारी पड़ेगा आपको। 2,000 नहीं, पूरे 6,000 लेगी, वो भी घंटे के हिसाब से, वरना अभी के अभी आपकी सारी पोल पट्टी खोल कर रख देगी मैं। रिद्धि किसी तरह से रोशनी को शांत करती है और मामा जी को वहां से लेकर उनके बेडरूम में पहुंच जाती है।
मामा जी आज आपने काफी देर हॉस्पिटल में विजिट कर लिया, अब आप आराम करिए, बाकी के पेशेंट से कल मिल लीजिएगा। हाँ। मामा जी को बेडरूम में छोड़ने के बाद अनमोल और रिद्धि भी अपने कमरे में आते हैं। अनमोल, तुम्हारा ये झूठ ना बहुत महंगा पड़ रहा है। अरे तुम्हें पता भी है रोशनी और गीता दोनों मुंह फाड़कर पैसे मांग रही हैं। अरे मैं जानता हूँ पैसा तो पानी की तरह बह रहा है, लेकिन इस समय पैसे की नहीं, अपनी इज्जत की परवाह करो। एक बार मामा जी कन्विंस हो जाए कि मैं डॉक्टर हूँ और ये दवाखाना मेरा ही है, तो वो खुशी खुशी यहाँ से लौट जाएंगे और अपना 30 लाख का लोन भी भूल जाएंगे। उसके बाद जीवन भर हम लोग सुकून से यहाँ रह सकते हैं। अगले दिन रिद्धि और अनमोल अपने नकली ओपीडी पेशेंट से मामा जी को मिलवाते हैं और उनका भी उल्टा पुल्टा इलाज करके वहां से वापस भेज देते हैं। किसी तरह 2 दिन का वक्त पूरा हो जाता है। तीसरे दिन सवेरे 6 बजे। भांजे, बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर की तरह काम करते हुए देखकर। भाई मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, मैं तो अब आधे घंटे में निकल जाऊंगा। जाने से पहले अपना हिसाब किताब बराबर करना चाहता हूँ। बेटा ये लो तुम्हारे 10 लाख रुपए। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी के 2 बराबर के हिस्से किए थे। एक तुम्हारी माँ के नाम था, उस प्रॉपर्टी को मैंने 80 लाख में बेच दिया है, जिसमें 40 लाख तुम्हारी माँ का हुआ। 30 लाख तो मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ। ये लो बचे हुए 10 लाख। अब से तुम्हारा और हमारा हिसाब किताब बराबर। क्या कहा? आप ये हिसाब बराबर करने की बात कर रहे थे? इसका मतलब आप पहले से जानते थे कि नाना जी ने अपनी आधी संपत्ति माँ के नाम की है? और नहीं तो क्या, वरना क्यों मैं तेरे जैसे निकम्मे सड़क छाप को 30 लाख रुपए देकर इतना बड़ा दांव खेलता। मैं तो जानता ही था कि ये तो तेरा ही पैसा है, बस समय पर तेरे काम आ गया, इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन मामा जी, आप तो फोन करके उस वादे के बारे में बात करते थे, वो सब क्या था? अच्छा, वो वादा? अरे तो भूल गया क्या? 10 साल पहले जब तू हमारे यहाँ आया करता था तो लूडो में मुझे हराने की बात करता था। बस वो बाजी हमारी अधूरी रह गई थी। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया और फिर कभी साथ में बैठकर खेलने का मौका ही नहीं मिला। बेटा अभी भी मेरी फ्लाइट में आधे घंटे का समय है, आज अपना वादा पूरा कर ही लेते हैं। लेकर आ लूडो, हो जाए एक बाजी। मामा जी की बात सुनकर रिद्धि, अनमोल और उसकी माँ अपना सर पकड़ लेते हैं और इस तरह अपनी लूडो की बाजी पूरी करने के बाद मामा जी तो विदा ले लेते हैं और इधर बेचारे रिद्धि और अनमोल 10 लाख में से 5 लाख रुपए इस नकली दवाखाने को बनाने का बिल भरने में खर्च कर देते हैं और अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए बचे हुए 5 लाख को देखने लगते हैं।